विजडम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 6 से 13 अप्रैल के हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? तो ये है 10वां। दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे। ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत का भी एक एयरपोर्ट है जो है दिल्ली वाला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें दुनिया में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये यूएसए में है। फिर दूसरे नंबर पर है दुबई एयरपोर्ट, तीसरे पे डलास यूएस एयरपोर्ट है और 10वें पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो दिल्ली में है। भारत का दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। श्रीलंका हैज ऑनर्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विद द मित्र भूषण अवार्ड। श्रीलंका ने मित्र भूषण पुरस्कार से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के प्रधानमंत्री अनुरा, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है अनुरा कुमार दिसानायके, उन्होंने श्रीलंका के मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो श्रीलंका में जो ये अवार्ड है मित्र भूषण, ये गैर नागरिकों को दिया जाता है। ये सर्वोच्च सम्मान है गैर नागरिकों के लिए। According to the historic decision of Supreme Court in the Tamil Nadu case, within 5 months will the governor have to return a bill to the legislative assembly for the reconsideration। तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा? तो ये लौटाना होगा 1 मंथ के अंदर। देखिए, तमिलनाडु के राज्यपाल है RN रवि और ये केंद्र जांच ब्यूरो CBI में काम कर चुके हैं और पूर्व IPS अधिकारी भी रह चुके हैं। 2021 में इन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन। इन्होंने कहा है कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया है और राज्यपाल की अधिकार की समय सीमा तय कर दी है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ में यह फैसला सुनाया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट सरकार ने 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल रोके जाने को अवैध भी कहा है। आर्टिकल 200 के तहत विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजती है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वो मंजूरी दे भी सकता है, मंजूरी रोक सकता है, वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है या फिर पूर्ण विचार के लिए विधानसभा को भेज सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया है कि वो इन विकल्पों को इस्तेमाल एक समय सीमा तक कर सकता है के अंदर करना होगा। Which is the first European country to announce its withdrawal from the International Criminal Court? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है?
तो ये पहला यूरोपीय देश है हंगरी। इसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा कर दी है। अप्रैल को की है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। क्योंकि जो आईसीसी में गाजा के युद्ध आरोपों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जो इसका मित्र देश है। Who has been awarded the Fred Darrington Prize 2025? फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुदर्शन पटनायक को। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वो एक रेत कलाकार हैं, रेत से कलाकृतियां बनाते हैं। व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड उन्हें 2025 के सैन वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रेल कला महोत्सव में दिया गया है। How many medals has India won in the men's category in the World Boxing Cup 2025? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 6 पदक। 6 पदक जीते हैं भारत ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का पहला चरण है 31 और 5 अप्रैल 2025 तक ब्राजील के फोज डू गोवा में आयोजित किया गया है, जहां भारत ने यहां पर 6 पदक जीते हैं और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उज्बेकिस्तान ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 1 रजत और 1 कांस्य, और ये पहले स्थान पर है। उसके बाद भारत ने 6, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं और दूसरे नंबर पर रहा है। इसके बाद ब्राजील ने 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 2 रजत और 1 कांस्य पदक, और ये तीसरे नंबर पर है। इसमें हितेश विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया है। इसने 70 किलोग्राम के फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के एंडल कमारा, जो चोटिल हो गए थे और रिंग में नहीं उतरे थे, और रजत पदक विजेता है अविनाश जामवाल, जो 65 किलोग्राम वर्ग में खेले थे, और 4 भारतीय, एक तो जुदुमणि सिंह 50 किलोग्राम में, मनीष राठौर 55 किलोग्राम में, सचिन 60 किलोग्राम में और विशाल 90 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। फिर है द जीपी दृष्टि इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? जीपी दृष्टि पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात में, गुजरात पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ये एक ड्रोन कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया है। ये इसका उद्देश्य है उन क्षेत्रों में पुलिस बलों के लिए प्रतिक्रिया समय का सुधार करना, जहां पर गिरोह हिंसा या फिर छुरा घोंपना या फिर दंगे जैसी इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, ये वहां पर यूज होता है। 120 मीटर और ये उड़ान समय इसका 45 मिनट तक ये उड़ सकता है। इसकी रेंज है 4 किलोमीटर की रेंज तक ये, और इसमें इसके कैमरे की क्षमता अगर देखें तो 1 किलोमीटर तक जूम कर सकता है, एचडी गुणवत्ता है इसमें, और नाइट विजन है। और इसमें 16 प्रारंभिक स्टाफ सदस्यों को 16 इसमें स्टाफ सदस्य हैं, उनको
ड्रोन को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें लक्ष्य पहचान, चेहरे की पहचान कर सकता है और बड़ी भीड़ में एक पहचान कैप्चर कर सकता है। इंडिया हैज टर्मिनेटेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड टू विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है? तो ये कर दिया है बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को। भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी थी। ये इस सुविधा का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह या फिर हवाई अड्डे का इस्तेमाल करना है। इसमें भारत ने 2020 में बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी। इससे बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डे से दूसरे देशों में भेज सकता था। वजह से भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ हो गई थी और इससे भारतीय निर्यातकों को परेशानी होने लगी थी और उनका सामान समय से पहुंच भी नहीं पा रहा था, इसलिए उन्हें ज़्यादा किराया महंगा देना पड़ रहा था और इसलिए भारत के निर्यातकों ने सरकार से इस सुविधा को रद्द करने की मांग की थी। Which two palaces have recently been declared as protected आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट बाय हरियाणा गवर्नमेंट। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन दो स्थानों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो ये किया है मिताथल और टिग्राना को। इन दो जगह को हरियाणा सरकार ने संरक्षित घोषित किया है। देखिए, दो जगह टिग्राना और मिताथल, इनको संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। ये स्थान 4400 साल पुराने हैं और सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 13 मार्च 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग ने प्रधान सचिव कला रामचंद्र ने जारी किया है। इस सूचना के तहत मिताथल और टिग्राना में दोनों जगह को हरियाणा के प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों और समता स्थल और आश्रम अधिनियम 1964 के तहत संरक्षित घोषित किया है। मिताथल का जो स्थान है लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। Accused of Mumbai attack has been extradited to India from the US। मुंबई हमले के किस आरोपी को अमेरिका से भारत लाया गया है? तो ये लाया गया है तहव्वुर राणा को वापस लाया गया है। Where is India's first nuclear submarine base INS वर्षा being set up? भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। इस बेस परियोजना का नाम परियोजना वर्षा के तहत बनाया जा रहा है। ये सब परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए एक समर्पित नौसैनिक अड्डा स्थापित करना है और इसमें ये कमान संभाली, इसका नियंत्रण है ईस्टर्न नेवल कमांड के पास और इसके विशाखापट्टनम के पास होने के कारण पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम से लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित होने की योजना है। इसकी विशेषता है कि ये केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है और जिससे नौसेना को परमाणु विशेषज्ञता और संसाधनों को सीधे पहुंच मिलेगी। Appointed as Executive Director in NPCI,
एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सोहिनी राजोला को। ये इसका कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। एनपीसीआई इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल पेट्रोलियम कंपनी ऑफ इंडिया, ये इसकी राजोला की हम भूमिका देखें तो ये एनपीसीआई के भुगतान में संसाधनों को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करेंगे। और दिलीप असबे 2018 से एनपीसीआई के प्रबंधन निदेशक और सीईओ हैं। The 9th edition of Global Technology Summit (GTS) 2025 is being held at which palace? Global Technology Summit GTS 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। संस्करण का आयोजन 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इस साल के शिखर सम्मेलन का विषय है संभावना, और जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि उभरती प्रौद्योगिकी समावेशी विकास को किस तरह से बढ़ावा दे सकती है, डिजिटल प्रणाली को मजबूत कर सकती है और सीमा पर साझेदारी को गहरा कर सकती है। इस 3 दिन की GTS 2025 के दौरान 40 से ज़्यादा सार्वजनिक स्तर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य संबोधन, मंत्री स्तरीय वार्तालाप, विशेषज्ञता समिति और राजनीतिक वार्तालाप भी शामिल होंगे। जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, फिलीपींस और यूरोपीय संघ इनके सहित 40 से ज्यादा देशों में 150 से ज्यादा वक्ता विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संबोधन के साथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। Which country will host the FIFA Women's World Cup in 2031 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका 2031 का फीफा महिला विश्व कप आयोजित करेगा, और ये तीसरी बार होगा जब ये देश इस टूर्नामेंट को आयोजित करेगा। इससे पहले ये 2 बार इस टूर्नामेंट को आयोजित कर चुका है। ये एक बार तो 1999 में और फिर 2003 में भी अमेरिका इसकी मेजबानी कर चुका है। इस संस्करण में पहली बार 32 की जगह 48 टीमें भाग लेंगी। The world's first 3D printed railway station has been built by which country? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जापान के द्वारा। जापान ने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, हात्सुशिमा स्टेशन, और जो अरीदा शहर में स्थित है। ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी JR वेस्ट और सेरेंडिक्स नामक 3D निर्माण तकनीक फर्म द्वारा बनाया गया है, और इसे 6 घंटे से भी कम समय में बना दिया गया है। Where was the 11th BRICS Environment Ministers meeting held? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है ब्राजीलिया में। ये 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित हुई है। और भारत ने 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में 2030 जलवायु एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भी किया है।
नोलेन गुरेर संदेश एंड बारुईपुर guava belong to which state which has been given the GI tag recently? नोलेन गुरेर संदेश और बारुईपुर अमरूद किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ये वैरायटी पश्चिम बंगाल से है। इसमें पश्चिम बंगाल में 7 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है। इसमें से नोलेन गुरेर और बारुईपुर अमरूद ये इस जैसी लोकप्रिय वस्तुएं भी शामिल हैं। In the financial year 2023-24, from which country did India receive the highest remittance? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ये सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। फिर है उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, ये 19.2%, और जो अमेरिका से है ये भारत के कुल धन का 27.7% हिस्सा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है, और 19.2% संयुक्त राज्य अमेरिका से है, दूसरे नंबर पर है। और उन्नत अर्थव्यवस्था जैसे यूके, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी भारत को काफ़ी धन प्रेषण प्राप्त हुआ है जो कुल प्रेषण का 50% से भी ज़्यादा है। A United Nations UN report what is India's rank globally in terms of AI investment? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये है 10वें नंबर पर, 10वें स्थान पर। जो नवीनतम संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 है उसके अनुसार भारत ने 2023 में AI में $1.4 बिलियन का निजी निवेश आकर्षित किया है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर 10वें नंबर पर है और महत्वपूर्ण AI फंडिंग वाले केवल 2 विकासशील देशों में से एक बन गया है। दूसरा चीन है जो $7.8 बिलियन के निजी निवेश के साथ दूसरे नंबर पर है। Recently, where was India's first ever high altitude climate research station inaugurated? हाल ही में भारत का पहला हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। और जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के नथाटॉप में देश का पहला हाई एल्टीट्यूड जलवायु वाला का उद्घाटन किया है। ये केंद्र अत्याधुनिक केंद्र समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर है। When is वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, न कि वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो 1948 में स्थापित हुआ था। India's largest petrochemical plant will be built in which state? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा ओडिशा में। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने ओडिशा के इसके लिए 61.077 करोड़ का निवेश की घोषणा भी की है। और ये IOCL का अब तक का एकल जगह पर सबसे बड़ा निवेश है। The खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 will be held in May in which state? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन मई में किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। और ये 4 से 15 मई तक किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वां संस्करण है
इसकी मेजबानी करेगा एक बिहार। ये खेल पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर समेत कई शहरों में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पटना के सीएम सचिवालय में आयोजित एक समारोह में इसके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर और लोगों का अनावरण भी किया है। Asia's first vertical lift bridge पंबन ब्रिज has been inaugurated in which state? एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामास्वामी में नवनिर्मित पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। और जो भारत का पहला वर्टिकल एयरलिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। ये पंबन ब्रिज जो पुराना पंबन ब्रिज है उसके बगल में बनाया गया है, जो कि 110 साल पुराना पंबन ब्रिज का उपकरण है। और ये जो पुराना पंबन ब्रिज है 2022 में बंद कर दिया गया था। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्टेड रेलवे समुद्री पुल है, जो कि 2.08 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पाक जलडमरू मध्य में स्थित है और तमिलनाडु के रामदेवरा द्वीप के मुख्य भूमि में स्थित है। इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे के रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ बनाया है। इस पुल के बीच में 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर ऊपर उठ सकता है और इसके नीचे से जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। पुल टूल स्टील के शुद्धिकरण इसे पूरी तरह से वेल्डेड जोड़ों से बनाया गया है और इसमें जंग से बचाने के लिए इसमें उच्च क्वालिटी का डेंटल पेंट और विशेष पॉलीसिलिकॉन कोटिंग की गई है। Ram Sahai Pandey, who recently passed away, was associated with which field? राम साई पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वे संबंधित है लोक नृत्य से। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक राय नर्तक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के मतदार पाठा गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 92 वर्ष की उम्र में हुई और ये इन्हें पद्मश्री 2022 में दिया गया था और नृत्य शिरोमणि 1980 में। इनके प्रमुख प्रदर्शन है भोपाल 1964 में और जापान 1984 में और दुबई 2006 में। लॉन्च द आधार ऐप, हाल ही में आधार ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने आधार ऐप लॉन्च किया है। उसके फीचर्स हैं फेस आईडी ऑथेंटिफिकेशन। अब इसमें मोबाइल ऐप से चेहरा स्कैन करके तुरंत पहचान की जा सकती है। फिजिकल कार्ड की इसमें ज़रूरत खत्म हो गई है। आप किसी होटल, दुकान या फिर यात्रा के दौरान आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। QR कोड आधारित वेरिफिकेशन ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करके आप तुरंत आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो बिल्कुल UPI पेमेंट की तरह आसान है। और इसमें AI टेक्नोलॉजी के साथ ये उड़ाई और AI टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है और यूजर के कंट्रोल्ड है। ये 100% डिजिटल और 100% सुरक्षित है। ये ऐप पूरी तरह से डिजिटल है और इसमें जो आपकी जानकारी है वो आपकी सहमति से ही शेयर कर सकते हैं।
Who has ranked first among the top performing states? Front runner panchayats in first Panchayat Advancement Index (PI) रिपोर्ट। पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है गुजरात। जो पहली पंचायत उन्नति सूचकांक है पीआई रिपोर्ट के अनुसार फ्रंट रनर पंचायत के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है। उसके बाद है तेलंगाना। पीजीआई रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 346 फ्रंट रनर पंचायत है और तेलंगाना में 270। और फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश और फिर है उत्तर प्रदेश। इसमें पिछड़े राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कुछ ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिन्हें आंकड़े लंबित सत्यापन के कारण बाहर रखा गया है। वो है मेघालय, नागालैंड, गोवा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल। और इसमें कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है इसमें 2,55,699 और सत्यापित आंकड़ों वाली पंचायतें हैं 2,16,285। Recently, Sambhavatthal has been given GI tag. Which is that? हाल ही में संभावत्थल को GI टैग दिया गया है। वो क्या चीज़ है? तो ये है मिर्ची। ये एक मिर्ची की वैरायटी है जिसे GI टैग दिया गया है। ये तमिलनाडु के विरुधनगर सांबावथली मिर्च को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिए गए हैं। और ये तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और विरुधनगर मिर्च व्यापार संघ ने आवेदन किया था। ये मिर्च विरुधनगर, रामनाथपुरम, शिवगंगा और तूतीकोरिन जिलों में उगाई जाती है।